नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 11 के चैप्टर 9 पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद 2 चैप्टर और रखते हैं, फिर क्लास 11 खत्म हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे आप क्लास 12 कब शुरू करेंगे, तो 11 क्लास का 10 और 11 चैप्टर, ये 2 चैप्टर्स के बाद रहते हैं। उसके बाद हम 12th क्लास पे आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर जो 9 है क्लास 11 का, उसका नाम है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कहानी को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, अब चलते हैं आगे। थीम 9, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो डेवलप हुई हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। अ मेजर चेंज इन इंडस्ट्रीज बाय विच गुड्स प्रोड्यूस्ड इन हाउसेज बाय हैंड्स were replaced by those in factories with the help of machines। जो पहले घरों में काम करते थे, घरों में सारी चीजें बनाते थे, वहां से गुड्स प्रोड्यूस जो होता था उसका शिफ्ट कहाँ चला गया? फैक्ट्रीज को चला गया। फैक्ट्रीज में अब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, उसका कोई एक इंडिविजुअल ऑनर था। तो ये इस तरीके का जब सारा बिल्डअप हुआ है शुरू, इस चेंज को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है। यहाँ पर पहले हाथ से चीजें बनाने की बजाय अब मशीन से चीजें बन रही हैं, ठीक है। ये देखिए, ऐसी इंडस्ट्रीज पूरी बना देना और उसके बाद वहां पर लाइन में सारी मशीनें रहती है और उसी पर सारे के सारे लोग काम करते हैं। तो 11th क्लास का जो ये चैप्टर है, इसमें हम सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फर्स्ट फेज को पढ़ेंगे। इसके 4 फेज हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। एक 1780 से लगभग 1850 तक जो रहा था, जो ब्रिटेन में था। सेकंड का जो फोकस था वो यूएसए और जर्मनी में सबसे ज्यादा हुआ था, सेकंड का। और फिर थर्ड 1969 के बाद हुआ था। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आज हम हैं, साइबर फिजिकल सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क्स, ये सारी चीजें। फर्स्ट में जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें मैकेनाइजेशन, स्टीम पावर, वीविंग लूम, ये सब चीजें डेवलप हुई थी। सेकंड में मास प्रोडक्शन शुरू हो गया था बहुत ही बड़ी मात्रा में। असेंबली लाइन एंड इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंडस्ट्री भी उसमें डेवलप हुई थी, ठीक है। तो इसके सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं? वर्क्स ऑफ आर्नल्ड टॉर्नबी, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स। ये आर्नल्ड टॉर्नबी हैं। इंग्लिश जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में इन्होंने अपने एड्रेसेस दिए थे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वहां पर पढ़ाते थे, उनका एक कलेक्शन किया। अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ के बाद ही इनके सारे चीजें जो थी उनको कलेक्ट करके, इनके लेक्चर्स को, इनके नोट्स को मिला के फिर इनका एक कलेक्शन निकाला। और इनके जो थॉट है उनको किन्होंने सपोर्ट किया? वर्क्स ऑफ हिस्टोरियंस। उसके बाद जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इनके सारे के सारे थॉट्स को सपोर्ट किया। उनके नाम क्या है? टीएस एस्टन, पॉल मेंटॉक्स, एरिक हब्सबॉर्न। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि मैम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आप बताएं। तो क्वेश्चंस वो इस तरीके से भी आते हैं कि अर्नोल्ड टॉयनबी और इन लोगों के नाम आप याद कीजिए, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। First Industrial Revolution, the transformation that occurred in the industrial and economic sectors in Britain। पहला जो फेज है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो कहाँ हुआ था? ब्रिटेन। ब्रिटेन में उसका फोकस था, वहां से शुरू हुआ था। चेंज इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सेक्टर्स में आया था। टाइम क्या था? 1780 से 1850s का। इस टाइम पीरियड को फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था। इनिशियल फोकस किस पे था? टेक्सटाइल्स पे था। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस रेवोल्यूशन चेंज परमानेंटली। क्या चीजों को इन्होंने बहुत ही एक ही दम से चेंज कर दिया था बहुत ज्यादा? वो था ह्यूमन लेबर। कैसे? जो घरों में होता था, इंडिविजुअल लोग अपने अपने घरों में या फिर ग्रुप बना के काम करते थे, वो कहाँ से शिफ्ट हो गए? अब फैक्ट्रीज में शिफ्ट हो गया वो लेबर। कंजम्पशन, क्योंकि पहले सिर्फ हाथों से बनती थी तो उतना ही कंजम्पशन, जितना लोग बन रहा है उस हिसाब से कंजम्पशन होता था। अब वो मास प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है, लोगों की जरूरतों को और ज्यादा बढ़ा दिया है और फैमिलीज अलग अलग डिवाइड हो रही है। जैसे फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हुआ, शिफ्ट हो रहे हैं गांव से शहर में लोग, तो उनकी फैमिलीज टूटी, इंडिविजुअल फैमिलीज ज्यादा बननी शुरू हुई।
तो अलग अलग हैं, एक ही घर में जैसे काम चल जाता था एक ही चीज से जॉइंट फैमिली में, अब उन सभी को अलग अलग चीजें चाहिए, तो कंजम्पशन भी ज्यादा होने लगा है, सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ सारा का सारा। नई मिडिल क्लास फैमिली और ज्यादा उभर कर आई, लेबर फैम एक अलग से सेक्शन उभरा जो हम बाद में देखेंगे, बर्जुआसी और लेबर क्लास का अलग से नया स्ट्रक्चर सोसाइटी में उभर कर आया। द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब ये जो कोई भी चीज होती है तो एकदम से, जब 70s और 80s में ये चीज हुई थी तो सबने इस टर्म को यूज नहीं किया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है, बहुत बड़ी क्रांति आ गई है। ये वर्ड किसने सबसे पहले यूज किया था? फ्रांस और जर्मनी के स्कॉलर्स थे, जॉर्ज मिशेलेट फ्रांस के और फ्रेडरिक एंजल्स जर्मनी के। इन्होंने अपनी लैंग्वेज में, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था इस पूरे चेंज को दर्शाने के लिए। इंग्लिश में इस वर्ड का अर्नोल्ड टर्नबी ने यूज किया था, जो हम नाम पहले देख चुके हैं। तो सबसे पहले किन्होंने यूज किया था? फ्रांस और जर्मनी के इन स्कॉलर्स ने। और इंग्लिश में इसका किसने यूज किया था? इन्होंने, फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश व्हेन ही वाज गिविंग लेक्चर्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। फैक्टर्स दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। अब कोई भी चीज होती है कहीं पर, उसके रीजन तो होते ही हैं। वो चीज ब्रिटेन में ही क्यों हुई, अब यूरोप की बाकी कंट्रीज में क्यों नहीं हुई? और सिर्फ यूरोप की ही क्यों, एशिया की बाकी कंट्रीज में क्यों नहीं हुई? उससे पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उससे पहले एशिया सबसे बड़ा मार्केट था वर्ल्ड का, एशिया से ही सारा एक्सपोर्ट होता था, ये यूरोप में नहीं होता था। तो इसलिए वो ब्रिटेन में क्यों हुआ जाकर, उसके रीजन देखते हैं। Britain was the first industrialized nation because of its political stability from the 17th century onwards and unification of Wales and Scotland with England under monarchy. अब इस टाइम पीरियड में, जो 17th सेंचुरी है, इस टाइम पीरियड में फ्रांस में, जर्मनी में, यूएसए में, इन सब में यूनिफिकेशन चल रहा था, लड़ाइयां चल रही थी, इंटरनल स्ट्रगल बहुत ज्यादा चल रहा था। तो उनके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी नहीं। वहां पर नेपोलियन कहीं लड़ाई कर रहा है, जर्मनी बिखरा पड़ा है, यूएसए में तो वैसे ही बाहर से लोग आकर बस रहे थे, वो अभी तक इकट्ठा हुआ नहीं था, यूएसए बना नहीं था। तो बाकी सब जगह वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी जो लोगों को ये सब काम करने के लिए शांति प्रदान करती है। ठीक है। तो वो ब्रिटेन में थी उस टाइम पे। और दूसरा, उसके पास एरिया भी और आ गया था, वेल्स और स्कॉटलैंड को भी उन्होंने मिला लिया था अपने अंदर। दिस स्टेबिलिटी पेव्ड द वे फॉर द कॉमन लॉ, a single monetary system and currency with a single market। अब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो उससे फर्क पड़ता था कि एक मजबूत सरकार अगर सेंटर में है तो कॉमन लॉज होंगे, सब लोग उसका पालन करेंगे, सिंगल मॉनेटरी सिस्टम होगा, अलग अलग जगह अलग अलग मार्केट नहीं होंगे, सिंगल करेंसी होगी, मनी में ज्यादा काम होगा। तो सारा का सारा जब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है तो उसकी क्या है, स्पीड बढ़ती है। All these enabled authorities to impose proper taxes on goods that passed through these unified regions. By the end of the 17th century, the prices of goods increased and money became the medium of exchange. अब money लोगों के पास आता है तो वो उसको कहाँ करते हैं यूज? इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। ये है इंग्लैंड, और ये स्कॉटलैंड और वेल्स को इन्होंने अपने अंदर मिला लिया था, तो ये पूरा का पूरा आ गया। और इससे क्या फर्क पड़ा था इनको मिलाने से, कि यहाँ पर आयरन के और जो मेटल्स हैं उनके जितने भी रिसोर्सेज थे वो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे इस वजह से। People got choice of spending money as well as expansion of their market for the sale of goods। अब मार्केट एक प्रॉपर है, प्रॉपर टैक्स सिस्टम है, मनी उनके पास एक्सचेंज के लिए, बार्टर सिस्टम की बजाय मनी एक्सचेंज उनको मिल रहा है। तो कहाँ वो कमाई कहाँ पर करेंगे, स्पेंड कहाँ पर करेंगे? एक्सपांशन अपने मार्केट का करने में, अपने सेल्स की और ज्यादा बढ़ाने में। ये बाकी जगह पे नहीं था उतना। इंग्लैंड विटनेस्ड मेजर इकोनॉमिक चेंज नॉन एज एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में और एक रेवोल्यूशन रहा था जिसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसमें क्या था, जो छोटे छोटे लॉर्ड्स होते हैं ना, मतलब खेतीहर किसान होते हैं, उन सभी की जमीनों को मिलाकर बड़े लैंडलॉर्ड्स ने ले लिया था अपने अंडर में, और उस पर कॉमन तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। अब एक इंसान है, वो बहुत बड़ी लैंड को, उसके प्रोडक्शन को और उसके फिर जो प्रोड्यूस होता है उसमें से उसको सेल करेगा, तो ये प्रोसेस बढ़ेगा, उसके अंडर में जो काम कर
रहे हैं। अब सिंगल सिंगल करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा अपनी फैमिली के लिए ले लिया, थोड़ा सा कुछ बेच दिया, आपस में एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। ये बिजनेस के लिए या फिर किसी चीज को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, एक सिंगल मैनेजमेंट चाहिए बहुत बड़ा। तो ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में हुआ था, प्रोसेस ऑफ एनक्लोजर इसे कहते हैं। बिगर लैंडलॉर्ड्स ने छोटे छोटे फार्म्स को अपनी प्रॉपर्टीज में मिला लिया और उस लैंड को एज अ बिजनेस की तरह काम करना शुरू किया उस पे। लार्ज एस्टेट्स क्रिएट हुए जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। लैंडलेस फार्मर्स जो थे, फिर जो छोटे छोटे खेतिहर किसान थे उनकी लैंड चली गई थी। कुछ उनमें से ऐसे थे जो जमीनों पर अपने जानवरों को चराकर काम करते थे। तो उनको क्या हुआ, अब उनके पास जमीन तो रही नहीं जहां पर वो जानवरों को ग्रेजिंग कराएंगे, चराएंगे। तो वो क्या करेंगे, अब जॉब्स करेंगे। किन के पास जॉब करेंगे, या तो ये बिग लैंडलॉर्ड्स है इनके पास, या शहरों में कहीं काम जाकर ढूंढेंगे। तो लेबर उनको अच्छा मिलने लग गया सारा का सारा। मोस्ट ऑफ देम शिफ्टेड टू नियर बाय टाउन्स। अब ये इंक्लोजर है, जैसे ये जहां पर ये वाला जो एरिया है, इंटेंस इंक्लोजर, यानी कि इंक्लोजर का मतलब आपको समझ में आया ना, छोटी छोटी भूमि को मिलाकर इकट्ठा एक किसी लैंडलॉर्ड ने अपने अंडर मिला लिया और उस पर उसने काम शुरू किया। ठीक है, जैसे अभी जमींदारी होती है इस तरीके से। तो ये है जहां पर बहुत ज्यादा मैप में जहां पर बहुत ज्यादा इंक्लूजर था प्रोसेस, ये और थोड़ा कम था, ये इस तरीके से पूरा का पूरा इंग्लैंड आप देख सकते हैं आधे से ज्यादा इस प्रोसेस में जा रहा है ना। द मैन ऑफ वेल्थ एंड प्राइड। अब इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं कि दो तीन, जैसे ये लिखा है ओलिवर गोल्डस्मिथ रचनाकार है, उन्होंने किस में लिखा है, अपनी डेजर्ट विलेज इनकी जो रचना है उसमें लिखा है। तो मैच मेकिंग आती है, दो तीन ऑथर के नाम दे देंगे और दो तीन नाम ऐसे दे देंगे जो उन्होंने लिखी है, उनकी बुक या फिर उनकी कोई पोएम है या फिर कुछ है, तो उनको मैच करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने द डेजर्टेड विलेज लिखी है, और ये ऐसे नाम अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे इस तरह के पैराग्राफ्स बहुत सारे हैं, आप उनको अच्छे से समझिए। मैच मेकिंग के लिए ये क्वेश्चन हमेशा एक ना दो आते ही हैं उसमें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। द मैन ऑफ वेल्थ एंड प्राइड टेक्स अप अ स्पेस दैट मैनी पुअर सप्लाइड, स्पेस फॉर हिज lake, his parks extended bounds, space for his horses, equipage and hounds. The robe that wraps his limbs in silken sloth has robbed the neighboring fields of half their growth. ये इस चीज को वर्णन कर रहे हैं, इंक्लोजर वाला जो सिस्टम था, कि जिनके पास वेल्थ थी, प्राइड था, जिन लोगों के पास, उन्होंने पुअर जो लोग थे, सप्लाई जहां से उनको मिलती थी, उनके स्पेस को अपने अंदर उन्होंने मिला लिया और उन लोगों को ऐसे ही आवारा छोड़ दिया, तुम जाके कहीं भी कहीं से भी कमा कर खाओ, कुछ भी करो। तो आपस की एक दूसरे की, उनकी पता नहीं कितनी ही चीजों उन्होंने छीन कर अपनी वहां पर जगह, अपने हॉर्सेस के लिए, अपने इनके लिए जगह बनाई, पार्क्स बनाए, और नेबरिंग जो फील्ड्स थी उनको रॉब कर लिया अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट हम यहीं पर खत्म करते हैं। सेकंड पार्ट में हम फिर से मिलेंगे। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। सेकंड पार्ट में हम इससे नेक्स्ट वाला शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।